गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिए मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जिक्र किया था, उसके बारे में बताया था हमने कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। और उस पे एक हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है और इसको कैसे हम लोग निकालते हैं और इसका एप्लीकेशन आगे कहाँ पर है। तो जब हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्चुअली रैंक ऑफ मैट्रिक्स का आपका यूज है, आप यहाँ पे यूज है। उस पे एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। प्रियांशु, आप अपना कैमरा ऑफ कीजिए। ओके। बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन है और आपके पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज योर मैट्रिक्स। और इसका सपोज हमको रैंक निकालना है। रैंक निकालेंगे कैसे, इसको हम लोग बेसिकली कुछ तरीके फॉलो करेंगे। हमको क्या करना है, जो आपके ये रोज दिख रहे हैं, रो, दिस इज योर रो एंड दिस इज योर कॉलम। ओके। तो रोज में हमको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो लाने की कोशिश करना है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं क्या करूँ, सबसे नीचे वाले रो को जीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बाय द रो ऑपरेशंस। ओके, बाय द रो ऑपरेशन। और कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं हम लोग जहाँ पे जरूरत पड़ेगा, लेकिन हम लोग बेसिकली हम लोग इसमें रो ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज योर R1 रो वन एंड दिस इज योर रो टू, दिस इज योर रो थ्री एंड दिस इज योर रो फोर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो फोर जो है हमारा, रो फोर माइनस R1 जोड़ R2 प्लस R3। तो इसको जब आप करेंगे तो आप देखिए 6 माइनस, इसको मैं एग्जांपल लूंगा, 6 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1, दिस बिकम 6। तो आपका ए मैट्रिक्स किस तरीके का हो जाएगा, आपका ए मैट्रिक्स ये जीरो हो जाएगा। फिर 4 टू 8, 4 plus 2 plus 2, this is also becomes 8 and 8 minus 8 becomes 0। उसी तरह आप इसको देखेंगे, थर्ड कॉलम को आप देख रहे हैं, इसमें जब आप कर रहे हैं ये भी जीरो आएगा एंड दिस ऑल्सो बिकम्स जीरो। इसके बाद और सारे एलिमेंट्स को उसी तरीके से लिख देंगे, उसी तरीके से हम लोग सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। अब देखिए, अब ये और मेरे को कोशिश करना है कि इसके ऊपर, ये तो मैंने 4 जीरोज बना लिए, ये जरूरी नहीं है कि 4 जीरो ही बनेंगे। इस केस में 4 जीरो बन गए, आपको 3 जीरो बन सकते हैं, 1 जीरो भी बन सकते हैं। मैक्सिमम जीरो आपको बनाना है, बस हमारा मेन मोटो यही है कि मैक्सिमम जीरो बनाना है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज योर R3 रो थ्री and this is your R2 and this is your R1। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि R2 जो है हमारा, R2 R2 को मैं, देखिए इसको में एक और हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पर सपोज दिस इज योर, आपके बाद ये फर्स्ट स्टेप हुआ, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा रो टू है, रो टू की जगह पे हम लोग 3R1 रो टू
सब्स्टिट्यूटेड टू 3R1। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपली ऐसे रहने देंगे R4 को, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सपोज मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, और किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेकेंड टाइम में मैं फर्स्ट स्टेप मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे मैं क्या करता हूँ, R1 है, R1 में मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, एंड देन किसको डिफरेंस करूँगा, R3 से डिफरेंस कर दूंगा। जो फाइनली जो हमारा आएगा वो हमारा यहाँ पे लिखेंगे। सपोज इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दिस एलिमेंट्स बिकम्स 2 4 6 0। ओके, देन वी सब्ट्रैक्ट दिस रो टू दिस रो। ओके, तो 0 0 and this becomes -3 and 2. Okay, this becomes -3 and इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, और किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, इससे R2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस बिकम्स -4 -8 एंड 3। किसी स्टूडेंट्स को ये प्लस आ रहा होगा, आपने क्या किया होगा कि R3 माइनस R2 करेंगे तो उस माइनस साइन इसमें आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको बेसिकली यहाँ पे जीरोज की संख्या बढ़ाना है रो ऑपरेशन करके। ओके, इसके बाद दिस इज योर -8 +3 एंड इस सबसे ऊपर वाले को इसी तरीके से रहने देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको कितने जीरोज नॉन जीरोज कॉलम दिख रहे हैं। देखिए, इसमें आपके कोई जीरो के अलावा नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है। इसमें भी जीरो के साथ साथ -4 है, -8 है, 3 है। इसमें आप देख रहे हैं कि 0 0 -3 -3 और +2 है। तो इसमें कितने नॉन जीरोज कॉलम है, 3 नॉन जीरोज कॉलम है। ठीक है, सॉरी रोज है, 3 रोज है। और इसमें एक ऐसा रो है जो हमारा पूरी तरीके से 0 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इस तरीके का एक ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन बन रहा है। तो इस तरीके का बनाने का कोशिश करेंगे रैंक जब भी हमको निकालना होगा इस तरीके का। और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आप कोई भी रो ऑपरेशन करेंगे, इससे ज़्यादा जीरोज नहीं आ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि इसमें 4 जीरो हो गए, इसमें 2 हो गए एंड इसमें 1 हो गए। तो इसका रैंक हो जाएगा 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3 कि कितने रोज हैं, 1 2 3, तो रैंक हो जाएगा 3। क्लियर है ना, इसके रैंक हो जाएगा 3। इसके बाद इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे। आप इसको, और आपने जैसे डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम ऑपरेशंस करते थे उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। और नंबर ऑफ मैक्सिमम 0 हमको यहाँ पे लाने हैं। क्लियर है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमम्स 0 हमको यहाँ पर लाने हैं। इसके बाद इसका यूज कहाँ पे है, तो हम लोग रैंक जहाँ यूज करेंगे उसका यूज कहाँ पर है, तो देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसका यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशंस होते हैं 3x + 2y + z इक्वल टू 2, 2x + 3y + 2z इक्वल टू 3, 5x + 6y + 3z इक्वल टू 9। इस तरीके का सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस हैं, तो आप रैंक की मदद से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप यह बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन होगा,
इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये आप रैंक की ही मदद से बता सकते हैं। इजीली तरीके से रैंक की मदद से आप इसको बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होगा या नॉन होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब हुआ कि इस तरीके का इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके राइट हैंड साइड में क्या होगा, जीरोज होगी। और एक ऐसा तरीका का इक्वेशन होगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, यहाँ पे ये क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इज योर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, और दिस इज योर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसके बाद इसमें ए एक्स इक्वल टू 0, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। और इसमें क्या देखेंगे, इसमें ट्राइवल सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा उसके रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब होगा उसके नंबर ऑफ, जैसे n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इसके जितने रोज होंगे, जितने स्क्वायर मैट्रिक्स का जो पावर n होता है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंट के बराबर होता है, कौन से ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है उस ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास मैट्रिक्स का वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब मैट्रिक्स का वैल्यू नॉन जीरो है, तो हमारा ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, ये यानी जीरो सॉल्यूशन होगा। इसके बाद नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में क्या होता है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन में होगा आपका, अगर उसका रैंक, ये जो आप इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, ये रैंक है, इसको रैंक से, इसका मैंने रैंक ऑफ ए, इसको रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर उसका लेस देन एन है, तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर से कम है, तो उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन के माध्यम से ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके बाद नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं अगर, तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, तो इसमें जो मैट्रिक्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ ए बी, ए क्रॉस बी। ए बी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके का, मैं इक्वेशन लेता हूँ। हमारे पास सपोज एक इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 10। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, एंड z का कोफिशिएंट 1 है। इस सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, एंड z का कोफिशिएंट 3 है। एंड थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, एंड z का कोफिशिएंट 4 है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x y z इक्वल टू लिख सकते हैं हमारा 4 6 10। इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, आप इसको जानते होंगे, ठीक है ना। जो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे और ये LHS RHS के इक्वल टू हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन लिखा है इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से हमने लिखा है। इसके बाद इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको सपोज ए नाम दिया हमने और इसको एक्स नाम दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कि ax इक्वल टू बी। ओके, दिस इज योर मैट्रिक्स A एंड दिस इज योर मैट्रिक्स X एंड दिस इज योर मैट्रिक्स B। तो B इज द, आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक ऑगुमेंट मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग ए बी से डिनोट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, दिस इज योर मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हमने क्या किया, ये मेरा तो
मैट्रिक्स ए था, दिस इज योर ए, और इसके साथ हम लोग बी को भी साथ में रख देंगे। ये जो बी है हमारा, ये जो बी है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में रख देंगे। देखिए जो बी है हमारा, इसको भी साथ में रख देंगे और इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका रैंक निकालेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, ये हमारा क्या हो गया है, ए बी हो गया, ठीक है, ए बी मैट्रिक्स हो गया। और हमारा सिंगल मैट्रिक्स कौन था, दिस इज योर ओनली ए मैट्रिक्स, दिस इज योर ओनली, ये आपका ओनली ए मैट्रिक्स था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रैंक पहले निकालेंगे, सबसे पहले इसका रैंक निकालेंगे, ये इसका, फिर इसका रैंक निकालेंगे, इस पूरे सिस्टम का रैंक निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि हमारा किस तरीके से रैंक जो है दोनों का इक्वल है, नॉन इक्वल है। सिर्फ आप रैंक मालूम कर लेंगे, और पहले तो आपने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस तो पहले ही मालूम कर लिया। उसके बाद जैसे ही रैंक मालूम करेंगे, अगर नॉन दोनों इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, और दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे टू कंडीशंस बनेंगे। क्या कंडीशंस बनेंगे, अगर दोनों इक्वल हैं और किसके बराबर हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है, तो हमारा जो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई जेड का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस अगर लेस देन क्या है हमारा, एन है, तो इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हमने क्वेश्चन लिया, ये जो हमने क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को ही बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ही हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का हम लोग रैंक निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस ए मैट्रिक्स का रैंक निकालने की कोशिश करते हैं, ओके। तो देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें रो ऑपरेशन करूंगा। देखिए इस R1 को, R1 दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज योर R3। R3 में हम क्या करेंगे, दिस इज योर R3 के प्लेस पे, R3 के प्लेस पे करेंगे हम लोग R3 माइनस R2। हमने क्या किया, R3 के प्लेस पे R3 माइनस R2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज योर रो ऑपरेशन, ओके, दिस इज योर रो ऑपरेशन। इसमें क्या किया हमने, जब इसको करेंगे तो ये 1 1 1 आएगा, ठीक है, दिस इज योर 1 1 1। इसके बाद एक और स्टेप जाते हैं, इसके बाद इसका वन स्टेप और इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, इसको इसको माइनस करेंगे, यानी R3 के जगह पे प्लेस पे R3 माइनस R1, this matrix becomes 0 0 0, and we can also do one substitution, R2 के जगह पे R2 माइनस R1, ठीक है, this also becomes 0 1 2 1 1 1, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसका रैंक कितना आ गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस बिकम्स 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बिकम्स 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रो ऑफ इक्वल टू, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। हमने क्या किया कि इस ए का हमने रैंक निकाल लिया, ए का रैंक निकाल लिया। इसके बाद जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो फॉर्म किया था, किसकी किसकी मदद से, रैंक ए की मदद से और बी की मदद से, उसका अब हम लोग रैंक निकालेंगे। और रैंक कैसे निकालेंगे, इस जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसका हम लोग अब रैंक निकालने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके, इसका हम लोग रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास सपोज ये हमारा रैंक मैट्रिक्स है, और इसको ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं कि ये क्या है, ये हमारा ए था और दिस इज आवर बी,
ठीक है, बी। तो इसको डिनोट कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। प्लीज वेट 1 मिनट, प्लीज वेट। ओके, तो इसका हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स रैंक निकालेंगे इस मैट्रिक्स का। ये क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि इसका रैंक क्या होता है। इसका रैंक हमारे पास क्या है, ठीक है, इसका रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसको जो हमारा R1 है, एंड दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3। तो R3 के प्लेस पे R3 माइनस R2 करेंगे, एंड R2 के प्लेस पे R2 माइनस R1 करेंगे। ओके, ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, 1 1 1 4। इसके बाद इसको हमने डिफरेंस किया, तो दिस बिकम्स 1 1 1 एंड 4, एंड दिस बिकम्स 0 1 2 2। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का फॉर्म हो गया। और इसके बाद आप इस देख रहे हैं, ये दोनों जो हमारे पास R1 R2 एंड R3 अब क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए हैं। दिस बिकम्स 0 1 2 2 0 0 0 0। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या रैंक आया था, हमारा 2 रैंक आया था। ओके, रैंक हमारा 2 आया था। तो इस तरीके से इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं, तो इसका भी रैंक क्या है हमारा, रैंक हमारा 2 आया है। और रैंक 2 आने के कारण इसका भी रैंक क्या आया, हमारा 2 आया। रो ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिकम्स 2। इसका भी रैंक क्या आया हमारे पास, 2 आया। और 2 आने के कारण हमारा जो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 2। लेकिन हमारा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का था, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का था, मैट्रिक्स हमारा 3 into 3 ऑर्डर का था। ओके, 3 into 3 ऑर्डर का था। तो इसलिए हमारा इस जो आप यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हैं, इसमें इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। देख रहे हैं ना, इसका क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए, एक क्वेश्चन के माध्यम से आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, इसके बाद एक अब आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में हम लोग को जानना है। और बेसिकली ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसको हम लोगों को देखना है। देखिए, एक रैंक को क्या बोला जाता है, रैंक गिव्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि रैंक जो है हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी, वेक्टर, कितने इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी प्रोपोर्शनल नहीं है, वो हमारा वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बताता है रैंक। अनदर और देख सकते हैं यहाँ पे कि
रैंक निकालने के बहुत सारे फायदे हैं उनमें। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब आपको यहाँ से इस वर्ड से ही मालूम चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे कोई वेक्टर्स होंगे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना, यानी एक दूसरे के हेल्प से बने होंगे। एक होगा इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, तो two vector x1 and x2 are said to be linearly dependent vector if one can be expressed as a scalar multiple of another, otherwise they are linearly independent। यानी कहने का मतलब है कि स्केलर मल्टीपल के हेल्प से हम उसको डायरेक्ट बना सकते हैं, मतलब दूसरा हम लोग वेक्टर्स बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का हमारा रैंक जो है n है, तो उसमें जितने भी सेट्स ऑफ वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और हमारे क्या होगा, अगर उसका रैंक जो है उसके ऑर्डर से लेस देन है तो वेक्टर्स आर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और एक छोटा सा और कंसेप्ट है कि x1 x2 अगर हमारे पास कोई टू वेक्टर्स हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब एक ट्रांसपोज का प्रोडक्ट उस दूसरे वाले के वेक्टर्स से दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो है, तो हमारा वो ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद एक बेसिस ऑफ वेक्टर सेट, जैसे कि सपोज हमारे पास कुछ ये वेक्टर्स का क्या है, कलेक्शंस हैं आप बोल सकते हैं। और इस कलेक्शंस में बहुत सारे वेक्टर्स हैं और x1 x2 x3 ये जो भी है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब x1 x2 से कोई लेना देना नहीं है, x2 x3 से कोई मतलब नहीं है, x4 x5 से मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। और इस स्पैन्स वेक्टर भी, यानी कि जो हमारा वेक्टर भी है कोई, इसकी हेल्प से बना हो, ठीक है। इस तरीके का बेसिस ऑफ वेक्टर, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि इसकी मदद से हम लोग वेक्टर बना रहे हैं, कोई एक गिवन वेक्टर बनाएंगे, ठीक है ना, इस एस के एलिमेंट्स से। ओके, एस के एलिमेंट से हम लोग वेक्टर बना सकते हैं। अब देखिए, if determinant of a vector set S is non-zero then both condition will automatically satisfy। यानी अगर किसी कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो ये दोनों कंडीशंस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आप डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी उसमें रोज या कॉलम एक दूसरे से प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसका मतलब वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, और डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस और डिफॉर्मेशन से वी को बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक हमारा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। देखिए, एक डिफिनीशन क्या है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का, इसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं। द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई। इसका मतलब वो ये हुआ कि लेमडा कोई हमारे पास से एक वेरिएबल है और इस तरीके का हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास वेक्टर ए है, सपोज वेक्टर मैट्रिक्स से 2 3 4 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 हमको बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे, दिस इज योर ए 4 2 3 4 1 माइनस लेमडा इंटू आई कब 0 1, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करना है। अब देखिए 2 3 4 1 माइनस लेमडा 0 0 लेमडा इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस लेमडा 3 माइनस 0 4 माइनस 0 एंड 1 माइनस लेमडा।
दिस बिकम्स अनदर मैट्रिक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा, दिस इज योर 2 माइनस लेमडा 3 4 1 माइनस लेमडा। अब इसको डिटर्मिनेंट इसका निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, ठीक है, 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा माइनस 4 इंटू 3। कुछ इस तरीके का हमारा इक्वेशन बनेगा। फिर इसको एक्सपेंड कीजिए आप, 2 माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 10, दिस बिकम्स 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये हमने देखा। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज कीजिए, कैसे करेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड लेमडा कॉमन लेंगे, लेमडा माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, लेमडा माइनस 5 एंड दिस बिकम्स एक इक्वेशन हो जाएगा लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से आप लेमडा जो देख रहे हैं, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू -2 एंड लेमडा इक्वल टू 5, लेमडा इक्वल टू 5, लेमडा इक्वल टू 5। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस मिले, आपको यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिले। और इस 2 इक्वेशंस क्या मिले, 2 जो आपके लेमडा के वैल्यूज मिले, ये एक्चुअली में आइगन वैल्यूज हैं। क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। क्लियर हुआ ना। और जैसे ही ये आइगन वैल्यू मिल गए, और हमने क्या किया, एक हमारा एक आइगन वेक्टर है, इस तरीके का आइगन वेक्टर है कि लेमडा इंटू आइगन वेक्टर इंटू ए इंटू जो हमारा आइगन वेक्टर है इंटू इक्वल होगा लेमडा इंटू एक्स के। तो आपके पास टू कंडीशंस, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। क्लियर है ना, ये जो भी चीजें हमने बताया है क्लियर है। तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, ये इक्वेशन और दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको आपको ध्यान में रखनी है। आइगन वेक्टर्स corresponding to distinct eigenvalue of real symmetric matrix are always orthogonal। सपोज हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आया, ठीक है, आइगन वैल्यू सपोज हमारे पास लेमडा इक्वल टू 2 एंड 5 आया, ये दोनों अलग अलग हैं। ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप जानते ही हैं, उस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप आइगन वेक्टर निकालेंगे, इस आइगन वेक्टर को आप कैसे निकालेंगे, इसकी मदद से निकालेंगे। जो भी वेक्टर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल होंगे। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल द लीडिंग माइनस ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर पॉजिटिव देन ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। यानी सपोज हमारे पास एक रियल सिमेट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स है, और जो भी लीडिंग माइनस है, माइनस जो छोटे छोटे हम लोग बनाते थे कॉम्बिनेशंस ऑफ स्मॉल मैट्रिक्सेस, वो क्या है, पॉजिटिव है, तो आइगन वैल्यू भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। इसके बाद द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, अगर आइगन वैल्यूज हमारे अलग अलग आए, ठीक है, आइगन वैल्यू सपोज हमारे पास 3 क्रॉस 3 का आया 2 1 5, इस तरीके का हमारा क्या आया, इस तरीके का हमारा आइगन वैल्यूज आए, उसकी करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा, वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके माध्यम से आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो
आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड आइगन वैल्यू मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। अभी तक हम लोग जिक्र कर रहे थे कि अगर आइगन वैल्यू अलग अलग होगा तो जो हमारा आइगन वेक्टर भी होगा अलग अलग होगा, यानी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। लेकिन सपोज क्या हो सकता है कि दो लेमडा का वैल्यू टू टू आ जाए, ठीक है, लेमडा का वैल्यू टू टू आ जाए। इस कंडीशन में क्या होगा कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक कभी कभी छोटा सा पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम से आइगन वैल्यू इज रिपीटेड, कितना बार कोई हमारा आइगन वैल्यू रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ linearly independent आइगन वेक्टर corresponding टू द रिपीटेड आइगन वैल्यू, ठीक है ना। जो भी हमारे नंबर ऑफ linearly independent आइगन वेक्टर्स होंगे, किसके corresponding? रिपीटेड आइगन वैल्यू के corresponding। जितने भी हमारे रिपीटेड रिपीटेड आइगन वैल्यू के corresponding जितने भी linearly independent आइगन वेक्टर्स होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद सम ऑफ आइगन वैल्यूज का मतलब होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमने क्या किया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका हमने आइगन वैल्यू निकाला, कुछ होगा 1 2 कुछ इस तरीके का होगा। मान लीजिए आइगन वैल्यू सपोज आपका हो गया 6 1 1, कुछ इस तरीके का मान लीजिए आइगन वैल्यूज आ गए। तो आप देखेंगे कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, दिस एलिमेंट, इसका समेशन किसके बराबर होता है? इसका समेशन आइगन वैल्यू के बराबर होता है। ये देखिए लेमडा का वैल्यू मैंने मान लिया 611, ये एग्जैक्टली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया है। तो 6 + 1 क्या होगा? 8 होगा, ठीक है, 8 होगा। और इसमें आप देखेंगे 2 + 5 + 1 क्या होगा? ये भी 8 होगा। तो इसी को क्या बोला जाता है? आइगन वैल्यू ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू द आइगन प्रोडक्ट ऑफ, ये हमने देखा, ठीक है। और आइगन वैल्यू का आप प्रोडक्ट करेंगे, मान लीजिए आपके पास आइगन वैल्यू आया 2 3 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये सपोज आया आपका कितना आ रहा है? 36। ये जो होगा उसके मैट्रिक्स जो है हमारा, उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। इसके बाद एक और यहाँ पे चीजें ध्यान देने वाली है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए, जो हमारे पास ए जो है मैट्रिक्स, उसका जो आइगन वैल्यू ट्रांसपोज का जो आइगन वैल्यू होगा उसके बराबर होगा, ठीक है, उसके हमारे पास बराबर होगा। अब देखिए आइगन वैल्यू ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसके आइगन वेक्टर वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 2 2 1 हो जाएंगे, 2 2 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसके आइगन वैल्यूज के। इफ लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, 1/λ इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ओके, तो उसका अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, तो 1/λ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए ज्वाइंट ऑफ ए, ए ज्वाइंट ऑफ ए का क्या होगा हमारा? ए ज्वाइंट ऑफ ए जो है इसका आइगन वैल्यू होगा मैट्रिक्स ऑफ, जो हमारा मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 1/λ से, ठीक है, 1/λ से। इसके बाद लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन आइगन लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। मतलब कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका आइगन वैल्यू भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
स्क्वायर मतलब वो भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये हमने देखा है स्क्वायर, अगर हमने क्या किया, मैट्रिक्स जो है उसका n पावर किया तो लेमडा भी क्या हो जाएगा, n के पावर में चला जाएगा। और कि जो होगा हमारे कोई मैट्रिक्स से a मल्टीप्लाई है तो उसका लेमडा भी क्या होगा, k का मल्टीपल होगा। ठीक है, और सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास टू मैट्रिक्सेस हैं, एक ये मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक प्रोडक्ट है इसी स्केलर के साथ। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा लेमडा प्लस के, उसी तरीके से लेमडा माइनस माइनस लेमडा माइनस के ये हो जाएगा। और स्क्वायर का मैंने देखा तो सारी चीज़ें इसी को कंबाइन करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की। अब देखिए कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं कि मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में तो आप लॉन्ग में तो आप कन्वेंशनल मेथड करके तो सॉल्व कर ही पाएंगे, लेकिन इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एन रोज आर आइडेंटिकल, अगर कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और कोई एन रोज हमारे पास आइडेंटिकल है तो उनका आइगन वैल्यूज देन एन माइनस आइगन वैल्यूज विल बी जीरो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1, इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 0,2, इसका क्या हो जाएगा 0,0,3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0,0,0,4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप जब सॉल्व करेंगे जैसे कि पहले जो ऑब्जर्वेशन ये देखा गया तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया गया, इसको सॉल्व किया गया, इसको सॉल्व किया गया, फिर 5 × 5 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो उसका क्या आएगा 0,0,0,0,5 आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ऑब्जर्वेशन से उसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है हमारा, इसके बाद है इफ ए मैट्रिक्स इज 4 × 4 एंड 6 × 6 एंड 8 × 8, और उसमें देखा गया कि इस तरीके का उसमें फॉर्मेशन है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन है कि बी और सी आपके एलिमेंट्स हैं, सी के ऊपर 0 है, बी के नीचे 0 है। तो इफ ए मैट्रिक्स इन सच फॉर्म कैलकुलेट आइगन वैल्यू बी एंड सी ओनली, तो हमारा आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, बी एंड सी ओनली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके का, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके का एक मैट्रिक्स है 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4। तो आप क्या करें इसको इसको आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें, दिस इज योर 4। ठीक है, ये हो गया आपका। और आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा 0 है, ये भी 0 है, इधर कुछ हमारा ये एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका वैल्यू पहले निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 -2 × 2, ये हो जाएगा कि क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3 × 4 -1 × 0 12। तो आपका आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा -2 एंड 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं आपके पास, ये 2 ट्रिक्स हैं जो बेसिकली एग्जाम में इसी से रिलेटेड कभी मतलब इसी पे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और ये आप जब इसको करेंगे, जब आप इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली यही आंसर आता है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब ट्रांस ट्रांस ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके, इसको कैसे डिनोट करते हैं, a⁻θ से। डिफिनीशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कुछ डिफिनिट नाम दिया गया है, हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जब उसका जब एक कंजुगेट का ट्रांसपोज लेंगे तो अगर हमारा जैसे कि ट्रांसुगेट हर्मिटियन मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है इसको आप देखेंगे तो जो हमारा ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है वो हमारे जो पेरेंट मैट्रिक्स था उसके बराबर रहता है, तो उसको हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्यू हर्मिटियन में
जो हमारा होगा माइनस जो मैट्रिक्स का में क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर ये हो जाएगा। और यूनिटरी मैट्रिक्स में देखा गया कि जब आप उसके ट्रांजुगेट मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को आप जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसके बाद इसके कुछ और आपके पास उससे रिलेटेड आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिटियन सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ये क्या है, इसका ऑलवेज रियल होगा। ठीक है ना, इसका रियल होगा। और आप स्क्यू हर्मिटियन और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर जीरो या प्योरली इमेजिनरी। ठीक है ना, स्क्यू हर्मिटियन अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका जीरो होगा या प्योर इमेजिनरी आपका आइगन वैल्यू होगा। आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज लेम्डा इक्वल टू 1। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए के लिए हैमिल्टन थ्योरम एक आता है, जैसे कि आपने जो ए माइनस लेमडा से जो आपने लेमडा का वैल्यू निकाला और उस इक्वेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आया था ना, ये इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन जो आया था हमारे पास, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 10 आई इक्वल टू 0। सॉरी, इसमें ए आएगा, इसमें क्या होगा, ए माइनस 10 आई इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स ले, ए मैट्रिक्स तो दिया ही हुआ था और ए का स्क्वायर करना है, माइनस 3 इंटू ए करना है और 10 माइनस आई करना है, दिस बिकम्स 0। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जो हमारा पेरेंट मैट्रिक्स था उससे। क्लियर है ना, तो ये बेसिक चीजें था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और जो भी चीज़ें थी उसका हमारा क्या था, ये थ्योरी था। और इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्लीज वेट कीजिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, हमारे पास पी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 1 4 माइनस 3 3 0 2 1 माइनस 1। इसका हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू निकालना है। बताइए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू आपको निकालना है, क्या होगा। ठीक है ना, हमने जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पे ही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका बताइए कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा। ओके, मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, बनाइए। देखिए अभी हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, हमारे डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाता है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सपोज इसका डिटर्मिनेंट होगा 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, प्लस 1 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 0 इंटू माइनस 3। तो इसको आप जब करेंगे, ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 8, दिस बिकम्स
2 into -3 plus 8 and -6 plus 8 becomes 2. तो आपका इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज 2। क्लियर हुआ? तो इसका क्या करेंगे हम लोग, सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो हमारा ये इसका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द कंडीशन for which the eigenvalue of the मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है A इक्वल टू 2 1 1 के। ठीक है, 2 1 1 के, ये आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, आर पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका क्या कंडीशन है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। k ग्रेटर देन हाफ, बी ऑप्शन है k ग्रेटर देन -2, सी ऑप्शन है k ग्रेटर देन 0, डी ऑप्शन इज k लेस देन -हाफ। ठीक है, इसको बनाइए। अगर इसका सपोज आपका आइगन वैल्यू, अभी थोड़ी देर प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव आना चाहिए तो माइनस क्या होना चाहिए हमारा, माइनस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे ये माइनर है हमारे पास 1 माइनस, दिस इज योर माइनर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप इसका जब करेंगे 2 के, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 इंटू के माइनस 1 इंटू 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दिस बिकम 2k minus 1 greater than 0 and 2k greater than 1 and k greater than 1 by 2, k greater than 1 by 2। तो आपका इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका जो है बेसिक क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के रिलेटेड हमने प्रॉपर्टी देखा, और इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स में देखा था कि रैंक एक्चुअली में आपको कहीं ना कहीं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जो हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करने में मदद करता है। और इसका मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, जो भी ग्रुप में मैं आज शेयर करूंगा। तो इसके रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। सबसे पहले जो नोट्स मैं भेजूंगा उसको 1 से 2 बार पढ़िएगा, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेगा। और नेक्स्ट क्लास में इसके एक मतलब और 2-4 क्वेश्चंस जो हैं इसका डिस्कस करूंगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके कम से कम 2-3 क्वेश्चंस मैं और डिस्कस करने वाला हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में ही हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर है ना? तो कल क्लास होगी आपकी, कल आपकी क्लास होगी, और यानी ट्यूसडे और वेंसडे को आपकी क्लासेस होंगी मैथ की, और टेक्निकल क्लासेस होंगी सैटरडे संडे को। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल मिलते हैं। तो इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, मैं नोट्स अभी शेयर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू ऑल।